नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। लेकिन सबसे पहले अगले आधे घंटे में, अगले 30 मिनट में हम आपको बिहार के शूटर गैंग से जुड़ी हुई एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कैसे बिहार में बेखौफ 5 शूटर्स पटना के बड़े नामी अस्पताल में दाखिल होते हैं, उसके आईसीयू तक घुस जाते हैं, तमंचा लहराते हुए जाते हैं, फायरिंग करते हैं, बाकायदा आराम से लौट आते हैं। बात अमरनाथ यात्रा की भी होगी। यूपी में किसका एनकाउंटर हुआ है यह भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, जहां पर हिंदू लड़कियां खतरे में हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हुआ है। सिंध में 3 हिंदू नाबालिग बेटियों को मुसलमान बनाया गया है। पाकिस्तान में हिंदू परिवार के विरोध के बावजूद धर्म परिवर्तन हुआ है। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को पहले अगवा किया जाता है, फिर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। इसके बाद जोर जबरदस्ती उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से करा दी जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदियू में एक बार फिर से 3 हिंदू लड़कियों को अगवा किया गया है। अगवा कर पहले जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। पाकिस्तान के सिंध में 3 हिंदू नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने अगवा कर लिया। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों ने नाबालिग लड़कियों के साथ जुल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पाकिस्तान में न तो कानून है, न ही कानून के मानने वाले। परिवार जब सड़क पर उतरा तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने परिवार पर चुप रहने का दबाव बनाया। अगवा की गई हिंदू लड़कियों को बदमाशों ने छोड़ने की बजाय बल्कि जोर जबरदस्ती अगवा की गई लड़कियों से बयान जारी करवा दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जुल्म कोई नया नहीं है। सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर उनके जबरन धर्मांतरण और फिर शादी की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के सिंध में सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। सिंध प्रांत के उमरकोट जिले में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले दर्ज हैं। अमेरिका में मौजूद सिंधे फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध में हर साल 1000 हिंदू लड़कियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर उनकी शादी किसी मुस्लिम लड़के से करा दी जाती है। पाकिस्तान तो खुद को डेमोक्रेटिक देश कहता है, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलानाओं को हिंदुओं पर जुल्म करने की खुलेआम छूट है। दिन दहाड़े हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर अगवा किया जाता था, फिर जबरन उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। अब पाकिस्तान के सिंध में मौजूद हिंदू परिवार अगवा अपनी बहन बेटियों को छुड़ाने के लिए सड़क पर उतर गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में हिंदू परिवारों ने बड़ा प्रदर्शन किया। एक समय था जब पाकिस्तान के सिंध में करीब 5 लाख हिंदू रहा करते थे, लेकिन अब इनकी आबादी 1 लाख से भी कम हो गई है। पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म के नाम पर कोई चीज नहीं और मौलानाओं की जमात साजिश के तहत पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाए। और बिहार में कानून का क्या हाल है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज सामने आया। पटना के पारस हॉस्पिटल में शूट आउट का वीडियो सामने आता है। वीडियो में जो कुछ दिखता है वो डराता है। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देखेंगे 5 शूटर्स जो है साफ साफ नजर आते हैं। किसी ने कोई नकाब वकाब नहीं ढका है। बाकायदा हाथ में तमंचा लहराते हुए अंदर घुसते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, बाहर निकल आते हैं। किसी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं होती। शूटर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। चंदन मिश्रा को आपको बता दें, अपराधियों ने 15 गोलियां मारी। 1, 2, 3, 4, 5 हॉस्पिटल की लॉबी में 5 शूटर। सबसे आगे वाले ने टोपी नहीं पहनी हुई है। पीछे चल रहे चारों शूटर कैप में हैं। ऐसा लग रहा है सबसे आगे वाला शूटर उनका लीडर है। शूटर के गैंग को लीड कर रहा है। सबसे पहले आगे चल रहा व्हाइट शर्ट पहना शख्स पिस्टल निकालता है, उसको लोड करता है। इसके पीछे उसके पीछे वाला अपनी पिस्टल को लोड करता है।
एक एक करके पांचों अपराधी अपनी पिस्टल को लोड करते हैं। फिर कमरा नंबर 209 में एक एक करके एंट्री होती है और महज 9 सेकंड में कमरा नंबर 209 में कत्लेआम मचाया जाता है। जैसे ही काम पूरा होता है, एक एक करके 4 शूटर भागते हैं, कमरे से निकलकर सीधे सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। सबसे बाद में 5वां शूटर बाहर निकलता है। ये वही है जो शूटर के गैंग को लीड कर रहा था। सबसे आराम से यही निकलता है, पूरे टशन के साथ। ऐसा सिर्फ बिहार में हो सकता है, खुल्लम खुल्ला गैंग वॉर। ऐसा सिर्फ बिहार में हो सकता है। शूटर का गैंग 5-5 पिस्टल लेकर आते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इस शूटर गैंग को न पकड़े जाने का खौफ, ना ही कानून का डर। ये शूटर्स इतने बेखौफ हैं, किसी ने भी चेहरे को छिपाने की कोशिश नहीं की। 4 शूटर्स ने टोपी लगाई है। इन शूटर्स को लीड कर रहा बदमाश बिना टोपी के सबसे आगे फिल्मी तरीके से पोज देता हुआ दिख रहा है। शूटर्स को अस्पताल की हर लोकेशन पता थी, कहां जाना है, किस वार्ड में, किस कमरे में चंदन मिश्रा भर्ती है, वहां कैसे जाना है, कैसे चंदन मिश्रा को ठिकाने लगाना है, कैसे वार्ड से, अस्पताल से बाहर निकलना है। शूटर को हर एक चीज पहले से पता थी, हर फ्रेम पहले से फिक्स था, सब कुछ प्री प्लान था। ऐसा लग रहा है जैसे शूट आउट का रिहर्सल किया गया है। चंदन मिश्रा के कमरे में एंट्री करने से पहले ही बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाल ली, कमरे में घुसे, चंदन पर ताबड़तोड़ फायर खोल दिया। अगले चंद सेकंड के अंदर ही पांचों अपने टारगेट फिनिश कर अस्पताल के कमरे से भागते हुए निकले और लॉबी से होते हुए फरार हो गए। करीब 1.5 मिनट का यह वीडियो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। शूटर्स का गैंग खुलेआम आता है, कैमरे के सामने फायरिंग करता है और सरेआम चला जाता है। ऐसा नहीं है यह कोई मामूली अस्पताल है जहां पर कोई सुरक्षा नहीं होती। यह बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जहां पर बिहार के बड़े बड़े नेता भर्ती होते हैं। जरा सोच के देखिए बिहार में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से कोई डर खौफ नहीं है। एक हाई प्रोफाइल अस्पताल के अंदर 5-5 बदमाश घुसते हैं, बंदूकें लहराते हुए चले जाते हैं कमरा नंबर 209 में। चंदन मिश्रा वहां पर इलाज करा रहा था। 1-2 नहीं 15 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सेकेंड फ्लोर में किस रास्ते से शूटर्स आए, इसकी पड़ताल कमरा नंबर 209 में जाकर हमारे संवाददाता पवन नारा ने की। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम पटना के पारस अस्पताल में हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना रिकॉर्ड हुई है और ये कॉरिडोर अभी फिलहाल खाली पड़ा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कमरा नंबर 209 है जहाँ पर चंदन यादव भर्ती थे और अभी यहाँ खून के निशान आपको नजर आ रहे हैं। अपराधी इस दरवाजे से नहीं भागे, वो आगे यहीं से आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने और वो इसी कॉरिडोर से होते हुए गए। यहाँ नर्सिंग डेस्क है जहाँ पर नर्सों से होते हुए यहाँ से वो भागते हुए नजर आए। इस कॉरिडोर का आखिरी कमरा 209 है जहाँ पर चंदन मिश्रा की हत्या हुई। पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में चंद सेकंड्स में शूटर्स गैंग ने चंदन मिश्रा को मार डाला। सीसीटीवी में शूटर्स की लॉबी में एंट्री दिखती है। अस्पताल के बाहर शूटर्स कहां खड़े थे, किस रास्ते से आए थे, अस्पताल के अंदर कैसे उनकी एंट्री होती है, इसकी पूरी पड़ताल ऑन स्पॉट जाकर हमारे संवाददाता पवन नारा ने की। इस वक्त हम पटना के पारस अस्पताल के सामने हैं और चंदन मिश्रा को जो गोली मारी गई उसके आरोपी इसी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। ये घटना थी 7:07 की। उस वक्त आरोपी यहाँ पहले 2 उसके पीछे 3 इस गली से आते हुए दिखाई दिए और 7:07 पर वो यहाँ से अंदर पारस अस्पताल में दाखिल हुए और यहीं से 7:15 पर पहले एक इसी तरह की स्कूल बस आपको वीडियो में गुजरती हुई दिखाई देगी और ठीक 7:15 पर यहां से 5 आरोपी भागते हुए इस गली में निकलते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर 5 अपराधी जिनमें से कुछ ने टोपी लगाई हुई थी, यहां लगभग
7 मिनट में इस हत्याकांड को अंजाम देने में कामयाब रहे। ये 7 मिनट बताते हैं कि उन्हें पता था कि चंदन मिश्रा कहां भर्ती है, किस फ्लोर पर भर्ती है, और इस अस्पताल की उन्होंने पहले से रेकी की थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 7 मिनट में यहां से चलकर अस्पताल के अंदर तक जाना, अगर आप यहां चल के जाएंगे तो लगभग 50 मीटर चल के आपको यहां से एंट्री दिखाई देगी, और यहीं से सेकंड फ्लोर पर प्राइवेट वार्ड में चंदन मिश्रा भर्ती था। इंडिया टीवी की टीम सेकंड फ्लोर पर पहुंची। एक बात और, यहां पर घुसना अभी भी मुश्किल नहीं है, आरएएफ और पुलिस तैनात है। हम यहां से सीधे गए, बाएं स्टेयरकेस को लेते हुए आप प्राइवेट वार्ड के बेड्स पर सेकंड फ्लोर तक जाते हैं, लेकिन हमने दायां रास्ता लिया, हम ओपीडी में गए। वहां से इस पूरे अस्पताल की बिल्डिंग में एक सर्कुलर सर्कमफ्रेंस है, वहां से आप बहुत सारे एंट्री और एग्जिट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 7 मिनट के अंदर यहां से दूसरी मंजिल तक का सफर तय करना और उसके बाद भागकर आना, यह स्पष्ट बताता है कि अपराधियों को पता थी कि चंदन मिश्रा कहां भर्ती है, किस कमरे में भर्ती है। उन्होंने किसी से कोई पूछताछ नहीं की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में हत्या की एक वारदात हुई हो, पटना में ही 2 जगहों पर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या हुई है। पटना में ही 2 जगहों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। रोहतास में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है, इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ मर्डर से जनता में दहशत और बढ़ गई है। राजधानी पटना से लेकर रोहतास तक गोलियां चली, तो कई जगहों पर धारदार हथियारों से हत्या को अंजाम दिया गया। पटना का हाई सिक्योरिटी जोन और हमेशा भीड़ से पटा रहने वाला पारस हॉस्पिटल ताबड़तोड़ गोलीबारी से गूंज उठा। 4 शूटर्स ने अस्पताल के अंदर घुसकर इलाज करा रहे बक्सर के शातिर क्रिमिनल चंदन मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। शूटर्स ने अस्पताल के अंदर कई राउंड फायर किए, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पटना के इसी पारस अस्पताल में बेऊर जेल से पेरोल पर आया था चंदन मिश्रा। बक्सर का रहने वाला है, हत्या का आरोपी है, और इसी अस्पताल में जब वो अपने परिवार के साथ इलाज कराने के लिए आया था तो अपराधियों ने अंदर जाकर गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरे मामले को पुलिस गैंगवार का नतीजा मान रही है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल के अंदर वो कैसे दाखिल हुआ, किसी सुरक्षाकर्मी की मिलीभगत तो नहीं थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच करेगी कि कहीं अस्पताल से जुड़े कर्मचारी इसमें सहयोग तो नहीं कर रहे थे। हर पहलू को देखा जाएगा। सीसीटीवी पुलिस देख रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को रिकवर की है, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि बिना किसी की मिलीभगत के हॉस्पिटल के अंदर हथियारों के साथ एंट्री मुश्किल है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। अस्पताल में चंदन मिश्रा के मर्डर के पीछे पुलिस ने गैंगवॉर की आशंका जताई है, क्योंकि चंदन मिश्रा बिहार का शातिर गैंगस्टर था। चंदन का बिहार के कई गैंग से सीधा कनेक्शन था। 2011 में चंदन का नाम 2 हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आया था। 20 अप्रैल को भरत राय मर्डर, 26 जुलाई को शिवाजी खरवार मर्डर केस, इसके अलावा जेल क्लर्क हैदर अली मर्डर केस में भी चंदन नामजद था। बक्सर के ही राजेंद्र केसरी हत्या केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। चंदन को कुछ टाइम पहले ही बक्सर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। भागलपुर जेल से वो इलाज के लिए 21 दिन की पेरोल पर पटना लाया गया था। चंदन मिश्रा को शायद अंदाजा नहीं था ये पेरोल उसकी जिंदगी का आखिरी मौका बन जाएगी।
चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के ही में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के ही दानापुर में दूसरा मर्डर केस हुआ, जहां शाहपुर इलाके में एक 20 साल के लड़के का मर्डर कर दिया गया। शिवम उर्फ बंटी को धारदार हथियार से मार दिया गया। शाम को ही शिवम अपने पैतृक घर आया था और रात को मोबाइल चार्ज की बात कहकर घर से निकला था। सुबह शिवम का शव गांव के एक घर के दरवाजे पर मिला। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मर्डर स्पॉट से सबूत जुटाए हैं। साथ ही मृतक की मोबाइल कॉल डिटेल निकाली जा रही है। पटना में जहां मर्डर की वारदातें हुई, तो वहीं रोहतास में सीएम नीतीश की पार्टी के नेता के पिता का मर्डर कर दिया गया। अमरा गांव के बाहर गौशाला में धारदार हथियारों से शख्स को मार डाला गया। पुलिस ने मर्डर के पीछे पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की आशंका जताई। बिहार में पिछले 3-4 महीनों में मर्डर के वारदातों की बाढ़ आ गई है। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कहीं ना कहीं से मर्डर की खबर ना आए। लेकिन ताबड़तोड़ हत्याओं के पीछे की जो थ्योरी बिहार के एडीजी साहब दे रहे हैं, वो किसी को गले नहीं उतर रही है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में केवल 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठते सवाल नीतीश सरकार के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में बिहार सरकार और बिहार पुलिस के पास क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए कई कड़े और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। और बिहार में अगर बढ़ते अपराध के ग्राफ की बात करें तो किस तरह से सिर्फ जुलाई के महीने के अंदर बात करें तो 50 से ज्यादा इस तरह के अपराधों को अपराधी अंजाम दे चुके हैं। साथ ही पारस हॉस्पिटल के सामने चंदन मिश्रा के परिवार वाले अब धरने पर जा बैठे हैं। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब किसी को बिना चेकिंग के अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जाता तो फिर 1-2 नहीं 5-5 शूटर्स बाकायदा हथियार लेके कमरा नंबर 209 तक कैसे पहुंचे। तो पारस अस्पताल के बाहर बैठे हैं। कोई अपने आप को सीधे तौर पर परिवार वाला नहीं बताता, लेकिन उसके जानकार हैं जो यहाँ संख्या में देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 9, 10 लोग हैं सड़क पर बैठे। सड़क रोक दी है लेकिन पुलिस आ नहीं रही है। सर, किस मांग के साथ बैठे? हम लोग एक ही मांग है सर कि पारस हॉस्पिटल बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है। दवा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम लोग जब हॉस्पिटल में मिलने जाते थे तो बोलता था कि नहीं आप पर्ची कटवा के आइए, 1 आदमी से 2 आदमी अधिक नहीं जाएगा। मिलने का टाइम ये है, इस टाइम पे आप नहीं जा सकते हैं। बताइए कि 6 अपराधी एकदम पिस्टल लहराते हुए अंदर चले गए। कैसे चले गए? बिना पारस प्रशासन के मिलीभगत से होगा क्या ये? जब पेशेंट के परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जाता है तो कैसे अपराधी चले गए? फिल्मी स्टाइल में जा रहा है सब। अब आपकी मांग क्या है? हम लोग का बैठने का कारण है कि परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन, पारस हॉस्पिटल की गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम लोग के साथ मीटिंग करके 2-3 स्टाफ आए, मैनेजर रैंक के आए। पुलिस का कहना है कि चंदन मिश्रा खुद अपराधी था, 10 मामले थे और ये गैंग वॉर है। नहीं तो पुलिस मालिक नहीं ना है, पुलिस कोर्ट नहीं ना है। कोर्ट न साबित करेगी उसमें उनको कितना सजा हुआ, कितने मामले वो में है नहीं है। कोई जेल में जाता है 25 मामला उसके ऊपर ला दिया जाता है, इससे वो अपराधी हो जाएगा क्या? नहीं होता है अपराधी। कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। आप कौन है? अरे हम लोग ऐसा ही पट्टीदार है, रिश्तेदार है। तो कह रहे हैं कि
अस्पताल के अंदर अपराधी कैसे चले गए, और सबसे बड़ी बात ये पुलिस जो कह रही है कि गैंग वॉर की आशंका है, परिवार वाले कह रहे हैं कि मामले लिखे जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, वो अदालत तय करेगी। और फिलहाल चंदन मिश्रा के परिवार वाले यहां पर मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक आफत की बरसात जारी है। भारी बारिश के बाद कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुई है। अमरनाथ यात्रा रूट पर बालटाल के पास ये लैंडस्लाइड हुई है। पानी और मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत है, जिसके बाद कुछ देर के लिए यात्रा को सस्पेंड करा गया है। अमरनाथ रूट को क्लियर किया जा रहा है। हर हर महादेव का जयकारा और लोगों की भीड़ के बीच सैलाब का कहर। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बालटाल की, जहां अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश और भूस्खलन के बाद मलबा आ गया। मलबा आने के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए निकले यात्री रास्ते में ही फंस गए। मलबा और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी इसकी चपेट में आया उसे सैलाब अपने साथ बहा ले गया। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ सड़क पर सैलाब का कब्जा है। कीचड़ और मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें भी बाबा बर्फानी के रूट की हैं। भारी बारिश के बाद सैलाब के साथ जब मड स्लाइड आया तो अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अच्छा कुछ में गावा ये पर आता अच्छा कुछ में गावा से सुगे ता से गोन करे मा खोता ना एक बुरो से सीरीज में पाए ये वो के मड स्लाइड के चलते ट्रैक पर तबाही का मंजर देखने को मिला। सैलाब की चपेट में कई यात्री आ गए। बालटाल से अमरनाथ गुफा को जाने वाले ट्रैक पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो श्रद्धालु सैलाब की चपेट में आने से काफी दूर तक बह गए। बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते ट्रैक कई जगहों पर डैमेज हो गया है। फिलहाल रास्ता क्लियर करने का काम जारी है। जो तीर्थयात्री पंचतरणी शिविर में रुके हैं, उन्हें फिलहाल बालटाल रूट से लौटने की अनुमति नहीं है। लगातार बारिश के चलते और बिगड़ते हालात के कारण आज यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत है। खासकर नदी किनारे वाले हिस्सों से बचने की सलाह दी गई है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, मलबे का ढेर, ध्वस्त हो चुकी इमारत बता रही है कि यहाँ कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देवप्रयाग की है, जहाँ भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गया। पहाड़ का एक हिस्सा जब टूटा तो सीधे यहाँ मौजूद घरों पर आ गिरा, जिसके कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। टूटी हुई कुर्सी, टूटा हुआ वाटर टैंक बता रहा है कि यहाँ लोग रहते हैं। जब पहाड़ का एक हिस्सा दरकने के बाद नीचे आया तो उस समय भी इन घरों में कई लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक शख्स इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों में भी आफत की बरसात जारी है। भारी बारिश के बाद यूपी से लेकर बिहार तक कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बिहार में कई इलाके डूब गए हैं। वहीं यूपी के वाराणसी में भी गंगा डरा रही है। काशी में मौजूद सभी घाट डूब चुके हैं। नमो घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, वहां पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। पुल टूट गया है, लोहे का दूसरा पुल डूब गया। घरों में पानी का कब्जा है।
मोहल्ले में कमर तक पानी है। नदी उफान पर बह रही है। भारी बारिश के बाद आए सैलाब की ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है, जहां दरथा नदी अचानक उफान पर बहने लगी। नदी का जलस्तर बढ़ा तो नदी किनारे मौजूद इलाके डूब गए। लोगों के घरों में, मोहल्ले में कमर तक पानी ने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को पुल टूटने से है। अब लोगों को करीब 8 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर जाफरगंज जाना पड़ रहा है। दरदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोग डरे हुए हैं। पानी आया, सबके घरों में घुस गया। पुल पर आया, पुल जो है रेलिंग था जो टूट गया, कुछ रेलिंग बचा। जाफरगंज पानी में सब घुस गया है, जो किनारे में था ऊपर में भी अब पानी चढ़ गया है। ट्रेन में घुस गया, हम लोग को पूरा घूम को आना पड़ रहा है। ये बहुत होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन पुल नहीं बनता। रेलिंग का क्या हुआ? रेलिंग तो बना था, कल पेंट हुआ था, लेकिन फिर भी तुरंत उड़ गया, कुछ काम नहीं हुआ, बह गया जी। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी पूरा घूम के अभी आ रहे हैं। ये पानी कब आया? पानी आया रात में। अभी पानी का क्या स्थिति है? पानी तो थोड़ा बढ़ रहा है अभी। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, कम पानी में स्नान करें, सुरक्षित स्नान करें। लगातार बढ़ रहा है। सभी गदारगण से निवेदन है, सभी लोग कर्तव्य स्थान में जाने का, कर्तव्य स्थान पर जाइए सभी लोग। कोई भी घाट पर आना पूर्व प्रतिबंधित है। सभी लोग घाट खाली कर दीजिए। मंदिर डूब गए हैं, घाट डूब गए हैं। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि अनाउंसमेंट कर घाट को खाली कराया जा रहा है। पंडितों की चौकियां डूब गई हैं, जो बची हुई हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। नदी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें वाराणसी की है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खतरे को देखते हुए घाट को खाली करा लिया गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से शहर के सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। 80 घाट पर पानी सुबह बनारस मंच तक पहुंच गया है, जबकि दशमेघ घाट पर जल पुलिस चौकी डूब गई है। दशमेघ घाट स्थित शीतला माता मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी पानी से बाहर दिख रहा है। मंदिर का मुखौटा अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर पूजा की जा रही है। बाढ़ का कहर अमेरिका के न्यू जर्सी में भी दिखा है। बाढ़ की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बाढ़ से हालात खराब हैं। न्यू जर्सी में गवर्नर ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। बाढ़ से शहर के अंदर भारी तबाही मची है। लोगों के मकान, उनकी गाड़ियां, पार्क, सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। यहां तक कि मेट्रो की लाइन भी डूब गई है, जिसके कारण मेट्रो सर्विसेज पर भी असर पड़ा है। ये तस्वीरें आप सोचकर देखिए, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की हैं, अमेरिका की हैं। दरअसल सोमवार रात से ही अमेरिका के उत्तर पूर्व और मिड अटलांटिक एरिया में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। यूपी में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई है, जहां एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब पर पद और पैसे का ऐसा रौब और घमंड चढ़ा कि वो सरेआम सड़क पर ऑन कैमरा पुलिस के एसएचओ को उसका ग्रेड पे बताते हुए धमकाने लगे, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर साहब खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे थे। पुलिस के रोकने पर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिलहाल साहब की जांच शुरू हो गई है। 2800 ग्रेड पे वाले आदमी, मैं ऑफिसियल अधिकारी, तुम अगर वीडियो बनाओगे ना, बनाऊंगा तो सही कह रहे हैं, बनाओगे तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये धमकी है, ये रौब है, ये दबंगई है इन ड्रग इंस्पेक्टर की, जो ये पुलिस एसएचओ को दे रहे हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर सरेआम पुलिस वालों को न सिर्फ धमकी दे रहे हैं, बल्कि खुलेआम बदसलूकी भी कर रहे हैं। अब इन साहब की प्राइवेट गाड़ी पर भी नजर डाल लीजिए। फ्रंट सीट के ठीक सामने बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पद का नाम लिखा है। यह अमेठी के ड्रग इंस्पेक्टर है, नाम है कमलेश मिश्रा। पद और सरकारी अधिकारी होने का घमंड इतना है कि साहब अमेठी में नशे में धूत होकर अपनी प्राइवेट गाड़ी से हूटर बजाते हुए निकल पड़े। सड़क पर जब पुलिस ने रोका तो साहब पुलिस से ही भिड़ गए, खुद का और पुलिस एसएचओ का ग्रेड पे बताने लगे। वीडियो शूट करने पर पुलिस वालों को धमकी तक देने लगे। बाद में जब पुलिस ने इनकी गाड़ी चेक की तो गाड़ी में शराब की बोतल और गिलास भी बरामद हुआ।
पुलिस के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर साहब खुद नशे में बुरी तरह से धुत थे। बाद में पुलिस ने न सिर्फ पूरी घटना का वीडियो बनाया बल्कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब को भी थाने में बिठा दिया, जहां साहब ने शराब की बोतल और हूटर पर पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल दी। जबकि जवाब देते टाइम इनकी हरकतें और जवाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बैठाया नहीं है हम, ठीक है, जो है वो कोई ड्राइवर हमारा चला रहा था गाड़ी में हूटर भी लगा है, लाइट भी लगी है, शराब की बोतलें भी मिली है। नहीं बोतल तो नहीं हो सकता। ड्राइवर अब गाड़ी चलाते हैं, हमें चलाने आती नहीं गाड़ी, है ना, तो वो उसने रखा होगा। तो क्या ड्राइवर ने हूटर और वो लगाया है लाइट? ड्राइवर लगा लेते हैं कई बार, हमें मालूम नहीं था। नहीं तो प्राइवेट गाड़ी में क्या लगाने का अधिकार है? वो प्राइवेट गाड़ी में लगाने का अधिकार है। अमेठी के ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा का ये विवाद नया नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुछ महीने पहले ही अमेठी के कई मेडिकल व्यापारियों ने ड्रग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। उस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बार साहब ने ये हरकतें न सिर्फ खुलेआम की है बल्कि ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, साथ ही इसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों को भेजी गई है। देहरादून अपनी लीचियों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर लोगों में आम की लूट मच गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आम से भरा हुआ एक ट्रक चौराहे पर पलट गया। फिर ये हुआ कि बड़े क्या बच्चे क्या महिलाएं, हर कोई इस मुफ्त के आम को लूटने में लग गया। ट्रक वाला किसी तरह से आम की कुछ पेटियों को बचा पाया, वरना पूरे के पूरे आम लोगों ने गायब कर दिए थे। सड़क पर चारों तरफ आम ही आम बिखरे हुए हैं। लोगों में ज्यादा से ज्यादा आम लूटने की होड़ मची हुई है। कोई स्कूटी की डिग्गी आम से भर रहा है तो कोई झोले और पन्नी में आम लेकर भाग रहा है। फलों का राजा आम सड़क पर आ गिरा तो उसे लूटने पूरी जनता टूट पड़ी। किसी को कोई मदद करने से कोई मतलब नहीं, सबको सिर्फ आम दिख रहा है। इस महिला को देखिए, इसने अपने बच्चे के स्कूल बैग में ही आम भरना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को सिखाती होगी कि दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी फ्री के आम मिल रहे हैं तो भर भर के आम उठाकर ले जा रही है। इस शख्स पर नजर डालिए। सोचा है कि घर पर ढेर सारे मुफ्त के आम लेकर जाऊंगा, इसलिए अपनी स्कूटी की डिग्गी में ठूस ठूस कर आम भर के ले जा रहा है। जब डिग्गी भर गई तो झोले में भी आम रख रहा है। सड़क पर चलती इस महिला के पास कोई झोला पन्नी नहीं था, हाथ में ही आम उठाकर ले जाने लगी। हथेली में जितने आम आ सकते थे उससे भी ज्यादा आम ये महिला ले जा रही है। छोटे बच्चों की तो जैसे मैंगो पार्टी हो गई। जब बड़े लोग लूटने में पीछे नहीं तो बच्चों से फिर क्या ही उम्मीद करें। ये भी बोरे में आम भरकर ले जा रहे हैं। ये आदमी तो आम घर तक ले जाने का भी कष्ट नहीं करता, सड़क पर खड़े खड़े ही रसीले आमों का लुत्फ उठाने लगता है। सड़क किनारे हो रहे लोगों के इस कारनामे को राहगीर और गाड़ी वाले देख रहे हैं। कई फोन में इस लूट को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी वहीं खड़े हैं, फिर भी किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं। लोगों के चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं दिख रहा। रोड पर आम की ऐसी लूट मची कि कुछ ही देर में लोगों ने आम के दर्जनों कैरेट खाली कर दिए। आम जनता के आम लूट का ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून का है, जहां एक ट्रक कई क्विंटल दशहरी आम लेकर जा रहा था। अचानक से मोड़ पर गाड़ी घुमाने में ट्रक का कंट्रोल खो गया और आम से भरा ट्रक शहर के मेन चौराहे पर पलट गया। ट्रक उलटने से सारा आम पेटियों से बाहर आ गया और पूरे सड़क पर दशहरी आम बिखर गए। आलम यह हुआ कि आम से भरे ट्रक के पलट जाने के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया, जिससे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और पैदल चल रहे लोगों को आम लूटने का मौका मिल गया।
मौके पर पुलिस पहुंची। हालात बिगड़ता देख रूट डाइवर्ट करके किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया। क्रेन के जरिए ट्रक को सीधा करके सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया। पुलिस लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक ट्रक का सारा आम लोगों ने गायब कर दिया था। उधर मुंबई से सटे विरार में 2 गुटों में थाने के अंदर जमकर मारपीट हुई, तो वहीं यूपी के हापुड़ में एक अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के परिजनों के बीच जमकर फाइट हुई। मुंबई टू यूपी फाइट की वजह क्या बनी, देखिए ये रिपोर्ट। पहले महिलाओं के बीच संग्राम छिड़ा। पिंक टी शर्ट पहना आदमी अपने साथ आई महिला को जैसे ही छुड़ाने जाता है, ग्रीन टी शर्ट पहना शख्स मुक्के से उसके सिर पर वार करता है। पिंक टी शर्ट पहना आदमी खुद को जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, बगल में चेक टी शर्ट पहना आदमी भी पिंक टी शर्ट पहने हुए आदमी को पीटने लगता है। ग्रीन टी शर्ट और चेक टी शर्ट पहने दोनों शख्स मिलकर पिंक टी शर्ट पहने आदमी पर थप्पड़ और मुक्की की बरसात कर देते हैं। इस बीच कई पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पुरुषों को छुड़ाते हैं, लेकिन महिलाओं की फाइट जारी रहती है। काले रंग का कपड़ा पहने महिला को ग्रीन और लाइट ग्रीन रंग का कपड़ा पहने महिलाएं पहले जमकर पीटती हैं। फिर ब्लैक कलर का कपड़ा पहने महिला की बाल खींचती है। कई महिलाएं छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। फिर सादी वर्दी पहने पुलिस अधिकारी किसी तरह से दोनों महिलाओं को अलग करता है। फिर दोनों पक्ष को समझाकर पुलिस वाले अलग अलग करते हैं। 24 सेकंड तक नॉन स्टॉप फाइट मुंबई से सटे विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन के बीच हुई। मंगलवार को दोनों पक्ष किसी बात की शिकायत करने थाने पहुंचे। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल। थाने के भीतर उस रूम में यह मारपीट हुई जिसमें पुलिस कर्मचारी बैठते हैं। ऐसे में वहीं पर मारपीट होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। ये दृश्य यूपी के हापुड़ जिले के एक अस्पताल के बाहर की है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है। स्ट्रेचर पर एक महिला मरीज है। मरीज को एम्बुलेंस में रखने की तैयारी चल रही है। तभी सिर पर गमछा बांधे मरीज के परिजन से बहस शुरू होती है और देखते ही देखते बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। 2 लोग थप्पड़ और मुक्के से पीटते दिखाई देते हैं। एक शख्स भागकर जाता है और कुर्सी के पास मौजूद ईंट उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे ईंट चलाने से रोक लेते हैं। वहां खड़े और भी लोग किसी तरह से मामले को शांत कराते हैं, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो जाती है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग उस ओर भागते दिखते हैं जिधर मारपीट हो रही है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। साथ ही आरोप लगाया कि अस्पताल ने पैसे ऐंठने के लिए मरीज को सही दवाएं नहीं दी, जिसके कारण सुधार नहीं हुआ। मारा इन्होंने, ऐसे पाइप बजाए, क्या हुआ? पैसे हड़ लिए इन्होंने, रात से वेंटिलेटर पे ही, सुबह से छुट्टी देना, छुट्टी ना दी इन्होंने। खून की उल्टी हुई थी, यहाँ एडमिट करा 12 बजे लाके रात। इन्फेक्शन है। वहाँ सुबह इन्होंने सबने पूछे कि क्या बात है, रिपोर्ट पूछी इन्होंने, रिपोर्ट दिखाई सारी, सब क्या पता नहीं क्या रिपोर्ट करवा दी सर। मरीज के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उससे उलट अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज के परिजनों की तरफ से पहले मारपीट की शुरुआत की गई। देखो, जो इस तरह का आरोप मेरी भी जानकारी में आया है, लेकिन जो प्रकाश में आया है वो ये कि जब इन लोगों ने पथराव किया और शीशा टूटा, उस समय कुछ जो बाकी मरीजों के अटेंडेंट थे उन लोगों को भी चोट आई।
वो लोग जब बीच में उसके लिए उसको यानी बात करने के लिए उन लोगों ने रोकने की कोशिश करी तो उनके बीच में आपस में धक्का मुक्की हुई। स्टाफ तो उनको बीच में बचाव की मुद्रा में आया। इसी बीच बचाव के बीच में मेरे स्टाफ को भी चोट आई। उनमें से बहुत संभव है कि उसमें कुछ लोगों को चोट आई हो, लेकिन उसमें स्टाफ का तो कोई हाथ नहीं है। मारपीट क्यों हुई, इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। तो शिफ्ट करने के दौरान जब मेरा स्टाफ 2-3 स्टाफ है जब वो शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हीं के कुछ जो रिलेटिव थी, खासतौर से उनमें कुछ औरतें ज्यादा थी, उन्होंने शोर मचाया कि मरीज में जान नहीं है, इस तरह का आरोप लगा करके। इसके बावजूद उन्होंने शोर मचाया, स्टाफ का कॉलर भी पकड़ा, उनके साथ धक्का मुक्की भी करी। बावजूद इसके स्टाफ ने जो वेंटिलेटर रहता है एम्बुलेंस के अंदर, उससे उसको पेशेंट को कनेक्ट किया और उसकी यानी जीवन रक्षा की इसकी पूरी इंश्योर किया। इसी बीच में इसी धक्का मुक्की में स्टाफ वहां से चला गया। इसी बीच जो जानकारी में आया है कि इन लोगों ने शोर मचाते हुए कुछ ईंटें और कुछ पत्थर फेंके, जिससे अस्पताल का शीशा भी टूटा। कुछ जो अटेंडेंट बैठे थे बाकी मरीजों के, उनको भी चोट आई। अस्पताल प्रशासन और मरीज के परिजनों के अपने अपने आरोप हैं। दोषी कौन है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।